हाय एवरीवन और सभी को नमस्कार। मेरे चैनल लर्निंग विद ऋचा गिरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बहुत ही सरल भाषा में पढ़ेंगे, एक आम भाषा में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ऑलरेडी हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो तीनों एजुकेशन पॉलिसीज हैं, 1968 का, उसके बाद 1986 का और 2020 के भी हमने हाइलाइट्स पढ़ लिए हैं। तो ये पार्ट सेकंड है जिसमें हम 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विस्तार से पढ़ेंगे। मतलब जो स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन में जो भी प्रावधान आए हैं, उसके बाद हायर एजुकेशन में जो प्रावधान आए हैं, टीचर्स के लिए जो प्रावधान आए हैं और कुछ मेजर चेंजेस जो इसमें आए हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्कूल एजुकेशन का देखते हैं। तो स्कूल एजुकेशन, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पहले जो 10+2 स्ट्रक्चर था, अब वो 5+3+3+4 हो गया है। तो ये 6 to 18 ईयर्स के लिए था। 6 क्लास 1 से स्टार्ट होता है और 18 क्लास 12 तक खत्म होता है। 10 और जो 2 है क्लास 11-12 को कहते थे। और अभी अभी 3 साल की उम्र से 18 साल तक के लिए बच्चों के लिए है। तो अभी हम थोड़ा इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे हम कहेंगे 5+3+3+4। तो जो पहला 5 है उसे हम फाउंडेशनल स्ट्रक्चर कहेंगे। तो फाउंडेशनल एजुकेशन में 3 साल से स्टार्ट है, जिसमें हम आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका, जो कि अ, साल 3 से 6 साल के बच्चों के लिए है। उसके बाद क्लास 1 और 2, जो कि 6 से 8 साल के बच्चों के लिए है। तो ये दोनों कैटेगरी, 3 और 2, जो 5 है, ये फाउंडेशनल के अंदर है। उसके बाद प्रिपरेटरी। तो प्रिपरेटरी में है क्लास 3 से 5th तक के बच्चे आएंगे, जिनका एज ग्रुप 8 से 11 साल का होगा। उसके बाद मिडिल स्कूल होगा, जो कि क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए होगा, जिनकी उम्र 11 से 14 साल के बीच की होगी। सेकेंडरी, जो कि क्लास 9 से 12 तक चलेगा, जिसकी उम्र 14 से 18 साल की होगी। तो इसी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे 5+3+3+4, जो कि पहले यहाँ पे 10+2 के फॉर्म में था। आगे हम देखेंगे। तो जो एनुअल एग्जामिनेशन एवरी ईयर होते हैं सभी स्कूल्स में, अब स्टूडेंट्स को एवरी ईयर न देके उन्हें क्लास 3, 5th और 8th में देना होगा एनुअल एग्जामिनेशन। और जो क्लास 10th और 12th बोर्ड होते हैं वो एज यूजुअल होंगे जैसे होते थे, लेकिन उनमें भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आई है कि बच्चे जो हैं वो 2 बार बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। एक बार नॉर्मल बोर्ड एग्जाम और एक बार इम्प्रूवमेंट के लिए, अगर वो अच्छे मार्क्स लाना चाहें तो इम्प्रूवमेंट के लिए दे सकते हैं। और जो एग्जाम्स होंगे वो 2 पार्ट्स में होंगे, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। आगे है वोकेशनल एजुकेशन और कोडिंग भी इंट्रोड्यूस किया गया है क्लास 6 से ही। तो जो बच्चे वोकेशनल कोर्स में, वोकेशनल एजुकेशन में इंटरेस्टेड होंगे, या उनके हिसाब से उन्हें वोकेशनल कोर्स में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और कोडिंग क्लासेस जो कि आजकल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ला रही हैं, तो ये अब गवर्नमेंट के अंदर भी लागू होगा। नेक्स्ट है मदर टंग, जो है ओरिजिनल लैंग्वेज है, वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा कम से कम क्लास 5th तक के लिए, और इसे 8 तक के लिए लाया जाएगा। तो 5th के लिए अनिवार्य है और 8 तक के लिए भी लाने की कोशिश की जा रही है इसमें। रिपोर्ट कार्ड जो है वो 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड होगा। तो सारी चीज़ों की उसमें व्याख्या की जाएगी। एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कार्ड होगा जिसमें बच्चों के स्किल्स और उनकी कैपेसिटी की जिक्र की जाएगी। केवल मार्क्स और ग्रेड पे ही फोकस नहीं किया जाएगा। जो भी उनका करिकुलर एक्टिविटी है या एक्स्ट्रा करिकुलर है, को करिकुलर है, सारी चीज़ें उनमें होंगी। करिकुलम में कोर कॉन्सेप्ट पे बल दिया जा रहा है, इस पे फोकस किया जा रहा है। तो रोट मेमोरी और रटने वाली चीज़ों को हटा के कोर कॉन्सेप्ट पे जोर दिया जाएगा, ताकि बच्चों में कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, कॉन्सेप्ट को समझे वो। यूनिवर्सलाइजेशन होगा एजुकेशन में, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से सेकेंडरी लेवल तक। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर जैसा कि जो क्लास 1 से पहले के 3 क्लास हैं, उन्हें उन उनसे स्टार्ट होके सेकेंडरी लेवल तक जाएगा। अचीविंग 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाई 2030। तो 2030 तक जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होगा वो 100% होगा। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कहने का मतलब है कि जो बच्चे इनरोल करेंगे किसी भी क्लास में, वो 100% होना चाहिए। तो ये 100% से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि यदि जैसे एक फिक्स एज ग्रुप के बच्चे एक क्लास में जाते हैं और जितनी कंट्री में बच्चे हैं, जितने को जाना चाहिए, वो 100% होगा। बट यदि कोई
उस एज ग्रुप से यदि बड़ा बच्चा है या फिर छोटा बच्चा है तो वो भी इनरोल करेगा, तो ये 100% से ज़्यादा हो सकता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। नेक्स्ट है, नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स के लिए, स्कूल्स के लिए, टीचर्स के लिए और एडल्ट स्टूडेंट्स के लिए भी। ओपन स्कूलिंग सिस्टम होगा जिसमें 2 करोड़ के लगभग बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं उन्हें बैक टू मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये प्रावधान लाया जा रहा है ताकि वो लोग वापस से पढ़ सकें। काउंसलर्स और सोशल वर्कर को डिप्लॉय किया जाएगा जिससे स्टूडेंट की मेंटल स्थिति अच्छी हो। मिड डे मील स्कीम था, उसे एक्सटेंड करके ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड किया जाएगा। अब हम हायर एजुकेशन के प्रावधान देख लेते हैं। तो हायर एजुकेशन में होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की गई है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, और जिसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस भी हैं। तो होलिस्टिक का मतलब है ओवरऑल डेवलपमेंट, तो ओवरऑल डेवलपमेंट और मल्टी डिसिप्लिनरी। तो मल्टी डिसिप्लिनरी का कहने का मतलब है जैसे कि अभी तक हम पढ़ते थे आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, तो अब ऐसा नहीं होगा। जो बच्चे आर्ट्स के सब्जेक्ट लिए हैं वो साइंस के भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जो साइंस के लिए हैं वो कॉमर्स के भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से वो ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। और उसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस होंगे। तो जैसे कि अगर कोई 12th के बाद कोई 1 साल का कोर्स में इनरोल होगा तो उसे केवल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 12 के बाद 2 साल में इनरोल होंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 साल में इनरोल होंगे तो उसे डिग्री दिया जाएगा, और 4 साल में इनरोल होंगे तो उसमें रिसर्च के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद जो मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी है उसको हटा दिया गया है, और पीजी प्रोग्राम जो है वो 1 ईयर और 2 ईयर्स दोनों के होंगे। तो 1 ईयर किन के लिए है? जो ऑलरेडी यहाँ पे 4 साल कर चुके हैं उनके लिए 1 ईयर होगा, बट जो कि डिग्री जिनके पास है 3 ईयर्स उनके लिए 2 ईयर्स होगा यदि वो आगे पढ़ना चाहे तो। और इसमें एग्जिट ऑप्शंस इसलिए कहा गया जैसे यदि कोई पैसे की कमी के कारण केवल 1 साल पढ़ रहा है और सर्टिफिकेट लेके फिर वो 2-3 साल वो बैठ गया है किसी या फिर किसी और काम में व्यस्त है, तो वो 2-3 साल के गैप के बाद फिर से कंटिन्यू कर सकता है और वो डिप्लोमा ले सकता है या फिर डिग्री ले सकता है या फिर रिसर्च के लिए भी जा सकता है। तो इसी तरीके से यदि कोई 2 साल का किया है पहले से, उसने यदि डिप्लोमा ले लिया है तो वो डिग्री कोर्स के लिए आगे कुछ गैप के बाद पढ़ सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि एग्जिट ऑप्शंस हैं इसमें। आगे देखते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल कंडक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करेगा यूनिवर्सिटी में, पूरी कंट्री में। बट जेईई मेन एंड नीट को छोड़ के, जो इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है और जो नीट मेडिकल का एग्जाम होता है उनको छोड़ के बाकी के एंट्रेंस एग्जाम एनटीए कंडक्ट करेगा। यहाँ पे कुछ क्रेडिट्स के लिए भी प्रावधान लाए जाएंगे, तो बैंक क्रेडिट ट्रांसफर कर सकें इसके लिए भी कुछ चीज़ें लाई जाएंगी। यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाए जाएंगे ताकि बेस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन ग्लोबल स्टैंडर्ड का दिया जा सके, जिसमें लोग अलग अलग सब्जेक्ट से, डाइवर्स सब्जेक्ट से पढ़ सके अपनी इच्छा अनुसार। और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का एस्टैब्लिशमेंट होगा, उसे बनाया जाएगा। तो ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो रिसर्च कल्चर को प्रोमोट करेगा ताकि जो हायर एजुकेशन ले जो लोग हायर एजुकेशन ले वो रिसर्च कल्चर एक्सेट्रा में इंटरेस्ट ले। नेक्स्ट है, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया जाएगा ताकि हायर एजुकेशन को रेगुलेट कराया जा सके और स्टैंडर्ड सेट किया जा सके, एक्रेडिशन दिया जा सके प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को। तो एच का जो है वो 4 पार्ट होगा, 4 वर्टिकल्स होंगे जिसे हम कहेंगे नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल और चौथा नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल। तो जो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है ये रेगुलेशन करेगा, चीज़ों को रेगुलेट करेगा। मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता रही हूँ कि चीज़ों को रेगुलेट करेगा। जनरल एजुकेशन काउंसिल जो है वो क्या करेगा, वो स्टैंडर्ड सेट करेगा
किसी भी चीज़ के लिए, किसी हायर एजुकेशन के लिए कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो वो सारी स्टैंडर्ड को सेट करेगा। हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल जो है वो लोन एटसेट्रा या पैसे से रिलेटेड काम करेगा, वो सारी चीज़ों को देखेगा। नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल जो है वो एक्रेडिशन देगा, मतलब चीज़ों को अप्रूव करेगा कि हाँ, ये जो है ये क्वालिटी सही है, इस यूनिवर्सिटी की या इस कॉलेज की क्वालिटी सही है, तो उसको अप्रूव करेगा, एक्रेडिशन देगा। आगे देखते हैं, एचईसीएल जो है वो रिप्लेस करेगा अभी जो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन टीचर एजुकेशन है, एनसीटीई को रिप्लेस करेगा, एआईसीटीई को रिप्लेस करेगा और यूजीसी को रिप्लेस करेगा। तो अभी हमें पता है, जैसे हम जो भी कॉलेजेस पढ़े हैं हम कहते हैं हाँ, ये यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है या एआईसीटीई रिकॉग्नाइज्ड है, तो ये सब कहते हैं हम। लेकिन अब जो मेन बॉडी होगी वो एचईसीएल होगी, जो कि अभी करंटली एनसीटीई, एआईसीटीई और यूजीसी को रिप्लेस करेगी। नेक्स्ट है फेजिंग आउट द एफिलिएशन सिस्टम एट यूनिवर्सिटी लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। तो 15 ईयर्स के अंतराल में एफिलिएशन सिस्टम को फेज आउट किया जाएगा। जैसे एक यूनिवर्सिटी के अंदर 800-900 कॉलेजेस होते थे, तो अब इन्हें घटाकर 300 ही रखा जाएगा, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को कितने अच्छे से निगरानी कर सके, उसका जो प्रभाव है या जो जो भी स्टैंडर्ड है वो अच्छे से वो चेक कर सके, इसलिए कॉलेजेस जो है वो घटाए जाएंगे एक यूनिवर्सिटी के अंदर। यदि ज़रूरत पड़ी तो यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ाया जाएगा, यूनिवर्सिटी उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसे ऑटोनॉमस ग्रेडिंग दी जाएगी। टीचर एजुकेशन के लिए क्या क्या प्रावधान आएंगे ये हम देखते हैं। तो बाई 2023 द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। तो पहले 1 ईयर था, अभी करेंटली 2 ईयर्स है, अब ये 4 ईयर हो जाएगा बाई 2023। स्ट्रेंथनिंग और ट्रांसपेरेंसी में ज़्यादा जोर दिया जाएगा, टीचिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी होगी, ये सारी चीज़ों पे इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। एनसीटी दो चीज़ों को फ्रेम करेगा, एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेटर के लिए, एजुकेशन के लिए, और एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स बाय 2022। तो ये 2021 तक होगा और ये 2022 तक। आगे हम कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं जो कि लाए जा रहे हैं इसमें। तो नेशनल एजुकेशन कमीशन स्टैब्लिशमेंट होगा, तो ये नेशनल एजुकेशन कमीशन एक हमने देखा था कोठारी कमीशन, और जो कि काफ़ी फेमस था 1968 के एजुकेशन पॉलिसी लाने के लिए। यहाँ पे भी एक कमिटी आएगी, एक कमीशन आएगा जो कि एजुकेशन के सारे एस्पेक्ट्स को समझेगा और फिर रिपोर्ट देगा, उसके बेसिस पे काम किया जाएगा। और यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए जाएंगे ताकि जो डिसएडवांटेज रीजन है उनको एडवांटेजेस दिया जा सके। जैसे गरीब लोग हैं या कोई भी पिछड़ी जाति के वर्ग है या कोई ट्रांसजेंडर या कोई इसी टाइप से रिलेटेड जो भी पीछे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। जेंडर इंक्लूजन फंड्स जो हैं वो एजुकेशन में लाए जाएंगे फीमेल और ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन के लिए। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम का भी स्थापना होगा, जो कि फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडिया ऑन टेक्नोलॉजी यूजेस इन एजुकेशन बताएगा। मतलब जो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का किस तरीके से उपयोग किया जाए, तो ये सारी चीज़ों का आइडिया देगा नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। नेशनल असेसमेंट सेंटर, जिसे हम परख कहेंगे, वो स्टूडेंट्स को एक्सेस करेगा, तो उनका असेसमेंट लेगा, स्टूडेंट का असेसमेंट परख से होगा जो कि नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा। न्यू लैंग्वेज इंस्टीट्यूशंस की भी स्थापना की जाएगी, जिसे हम कहेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली पर्सियन प्राकृत। तो इस टाइप की चीज़ों की स्थापना होगी जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड होगा या इंटरप्रिटेशन ट्रांसलेशन से रिलेटेड होगा। एजुकेशन एक्सपेंडिचर जो है करेंटली अभी 4.6% है, जिसे बढ़ा के 6% ऑफ जीडीपी जल्द से जल्द किया जाएगा।
और टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में भरपूर यूज़ किया जाएगा, जिसमें प्लानिंग में, टीचिंग में, लर्निंग में, असेसमेंट में टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज़ किया जाएगा। एनईपी 2020 से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, तो एनईपी 2020 जैसा कि हमें पता है कि ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 को रिप्लेस किया है, और जनवरी 2015 में एक कमिटी जो कि फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी टीएसआर सुब्रमण्यम के अंडर में कंसल्टेशन प्रोसेस से न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन स्टार्ट किया गया। तो इसी कमेटी के रिपोर्ट के बेस पे जून 2017 में इस कमेटी के रिपोर्ट के बेस पे जो ड्राफ्ट एनईपी का सबमिट किया गया 2019 में, वो एक पैनल के द्वारा किया गया, जिसे लेड कर रहे थे, जिसके चीफ थे फॉर्मर इसरो चीफ के कस्तूरी रंजन। तो जो ड्राफ्ट था न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2019 का, वो रिलीज़ किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा, और उसके बाद बहुत सारे पब्लिक कंसल्टेशंस ने इसे फॉलो किया। तो मैंने भरपूर कोशिश की है ताकि अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन दूँ इस विषय पे। यदि कोई भी कमी रह गई है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन कीजिए, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए विद द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।